नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ मुद्दों पर समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। आज द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में जो चुनाव हो रहा है उसमें 79 यानी कि 79 सीटों पे ऐसा लगता है कि आमने-सामने मुकाबला है और तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि भाजपा थोड़ी पैठ बना रही है। तो भाजपा की त्रिकोणीय मुकाबले करने से किसको लाभ हो सकता है? क्या वीआरएस को या फिर कांग्रेस को? आपको क्या लगता है? देखिए, इस तरह के जो त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं उसमें सीट दर सीट देखना पड़ता है कि किसको किसको लाभ हो सकता है। भाजपा को जो वोट मिलेंगे और त्रिकोणीय मुकाबलों में कोई जरूरी नहीं होता कि जो तीसरा कौन है वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। आदर्श त्रिकोणीय मुकाबला ये है कि तीनों ताकतें बराबर बराबर लड़ रही हैं। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि एक पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती जरूर है, लेकिन दरअसल उसकी भूमिका वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर होती है और वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में वहां की स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक अलग अलग पार्टियों के वोट काटती है और इस तरह नतीजों को प्रभावित करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तेलंगाना में आजकल चुनाव लड़ रही है, उससे तो यही लगता है कि वो कहीं भी मुख्य मुकाबले में नहीं है। मतलब उसकी ये हैसियत कहीं कहीं नहीं है कि वो कांग्रेस और बीआरएस को हराकर वो सीट जीत जाएगी। अगर ऐसा होगा भी तो वो ऐसा बहुत कम सीटों पर होगा और उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के चुनाव में शुरू से ही मुकाबले से बाहर है। और ठीक है, अभी उन्होंने वायदा किया है कि हम एक पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये तो इसी तरह का वायदा है कि जैसे भाजपा तमिलनाडु में जाए और वहां दावा करे कि वहां किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। तमिलनाडु में उसके चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं होती है। भाजपा केरल में जाए और वहां जाके दावा करे कि वो किसी नायर को मुख्यमंत्री बनाएगी, वहां उसके चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर ये ऐसा ही दावा भाजपा राजस्थान में करती, मध्य प्रदेश में करती, छत्तीसगढ़ में करती, या उत्तर प्रदेश में करती, या हरियाणा में करती, या गुजरात में करती, तो बात समझ में आती है कि अपने इस दावे को लेकर गंभीर है। लेकिन तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के बीच में जो मुकाबला हो रहा है उसको वास्तव में व्यवहारिक रूप से त्रिकोणात्मक बना सके। वहां तो कुछ और ही खेल हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जो पत्रकारों से बातचीत करने पर समझ में आती है और तेलंगाना के जो हमारे मित्र हैं उनसे बातचीत करने पर समझ में आता है, वहां तो खेल ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस इस चुनाव को न जीत पाए। क्योंकि भाजपा को लगता है कि अगर कांग्रेस की तेलंगाना की राजनीति में वापसी हुई और कांग्रेस ने वहां पे बीआरएस को पछाड़कर सरकार बना ली, तो कांग्रेस के राजनीतिक ग्राफ में एक बहुत ही बड़ा उछाल आएगा। मैं तो मानता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने से भी ज्यादा बड़ा उछाल आएगा और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पक्ष में इतना जबरदस्त नैरेटिव बनेगा कि वो दक्षिण भारत को भी प्रभावित करेगा और उत्तर भारत के ऊपर भी वो नैरेटिव असर डालेगा। एक तरह से वो कांग्रेस की वापसी का ऐलान होगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना लेती है। और भाजपा ये बिल्कुल नहीं होने देगी किसी भी कीमत पर, भले ही वो अनौपचारिक रूप से एमआईएम बीआरएस के साथ में एक खुफिया गठजोड़ बनाती हुई दिखे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आखिरी दौर में भाजपा थोड़े कदम पीछे भी हटा सकती है, और क्या उसके कदम पीछे हटाने से सच में बीआरएस को लाभ होगा या इसका फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है? कदम तो उसने पीछे हटा ही लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्षण अभी आएगा जब वो कदम पीछे हटाएगी। हालांकि आज 20 तारीख है और तेलंगाना में 30 तारीख को वोट पड़ेंगे, तो अभी पूरे के पूरे 8-9 दिन हैं जिसमें चुनाव प्रचार चलेगा। तो इस बीच में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, लेकिन आज की स्थिति में तो भाजपा अपने कदम पीछे हटा ही चुकी है। वो हर हालत में कोशिश कर रही है कि भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस से चुनाव में पराजित न होने पाए। यही काम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन कर रही है। वो कुछ सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सारी सीटों के ऊपर वो बीआरएस को जिताने की अपील कर रहे हैं। पिछली बार वो उसके साथ में गठजोड़ में थे, इस बार तो गठजोड़ में नहीं है, इसके बावजूद भी वो गठजोड़ जैसा ही आचरण कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये आरोप लगाया जाता है असदुद्दीन ओवैसी पर कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, भले ही भाजपा मजबूत हो जाए, तो ये इस आरोप में काफी दम है?
देखिए, मैं तो जब 2015 में उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो हम सब लोग मजाक में कहते थे जब चुनावी नतीजे आए और महागठबंधन ने भाजपा को हरा दिया और ओवैसी के उम्मीदवारों को कुछ खास नहीं मिला, तो पत्रकारों के बीच में एक मजाक प्रचलित था कि भारतीय जनता पार्टी के 200 करोड़ रुपए पानी में गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कोई तथ्य है, ये एक मजाक था मतलब जो है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते, एक सोचने की बात है कि अब आप देखिए तेलंगाना उनका अपना प्रांत है, कितनी सीटों पर, कितनी कम सीटों पर वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे तेलंगाना में भी चुनाव लड़ने की जिस पार्टी की हैसियत नहीं है और जो लड़ती नहीं है पूरे तेलंगाना में भी चुनाव, वो पार्टी सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, चुनाव लड़ती है, खूब जम के चुनाव प्रचार होता है, खूब पैसा खर्च होता है, भव्य रैलियां होती हैं और ओवैसी साहब जाके वहां पे भाषण देते हैं और खूब मुसलमान मतों की गोलबंदी होती है। और तेलंगाना में भी वो कई जगहों पर मुसलमान उम्मीदवार न खड़े करके हिंदू उम्मीदवार खड़े करते हैं ताकि वो वोटों को अच्छा खासा बिगाड़ सकें। जो प्रधानमंत्री हैं वो आज राजस्थान के दौरे पर थे और उनका जो पूरा एक नैरेटिव है वो दूसरी पार्टियों को भ्रष्ट साबित करने पर ही है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक दांव है जिससे कि वो राजस्थान में पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना उनकी पार्टी के लिए एक खतरनाक चीज साबित हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री के पास तो जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी जगह पर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो तेलंगाना में उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कहां से आएगा? अगर तेलंगाना के बारे में भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती तो 2019 के चुनाव में जितना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने वहां किया था, 4 एमपी उनके जीते थे वहां से और उनको अच्छा खासा सम्मानजनक वोट प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने संजय बंडी जो एक पिछड़ी जाति के नेता हैं, उनके नेतृत्व में तेलंगाना में खूब जम के काम किया था उन्होंने। तो ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा उभार होने वाला है। फिर कुछ अदृश्य और नामालूम कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने संजय बंडी के हाथ से संगठन की कमान ले ली और जी किशन रेड्डी को संगठन की कमान दे दी गई। यानी जो पिछड़ी जाति के नेता के पास पिछड़ी जाति के नेता से संगठन की कमान ले ली गई और रेड्डी जाति के नेता को संगठन की कमान दे दी गई। अब वहां कहा यह जा रहा है कि वो पिछड़ी जाति के नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आप बताइए, इससे ज्यादा गैर गंभीर बात मतदाताओं की निगाह में और क्या होगी? अगर आपको पिछड़ा नेता इतना प्रिय था, तो जो व्यक्ति पिछड़ा नेता था और आपकी पार्टी के लिए इतना अच्छा काम कर रहा था, उसको आप उसको ना हटाते। उसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेलंगाना की राजनीति में लगातार गिरता चला गया। फिर अभी दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले को लेकर उन्होंने जो कलाबाजियां खाई हैं भाजपा वालों ने, उसकी वजह से भी उनके लिए माहौल बिगड़ा है, उनकी राजनीतिक साख गिरी है तेलंगाना में। हाँ, लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में भी ये सवाल करना चाह रहा था कि राजस्थान में वो बार-बार इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक ही तरह के नैरेटिव को सभी प्रदेशों में लागू करना चाह रहे हैं कि बाकी सब भाई-भतीजावाद से ग्रस्त है, भ्रष्ट है और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से मुक्त है। तो क्या राजस्थान में सिर्फ ये मुद्दे उठाने से उनकी नैया पार लग जाएगी? क्या ऐसा लगता है देखिए, कि उन्होंने वसुंधरा राजे नुकसान उन्होंने करेंगे? भाजपा ने एक वीडियो जारी किया, आपकी निगाह भी उस वीडियो पे पड़ी होगी। उस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप थे उनके, बोफर्स से लेके अभी तक बहुत वो तमाम चीजें हैं, बड़ी मेहनत से वो वीडियो बनाया गया है, उसमें वॉइस ओवर भी बड़ा अच्छा है, अब सवाल ये है कि वो वीडियो अगर आप देखें कितने लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, उसे ऑडियंस कितनी मिली, तो बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। यानी अभी तक तो वो वीडियो बिल्कुल विफल है। जबकि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि राजस्थान का चुनाव राजस्थान के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। उस वीडियो में और बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें सही बातें भी हो सकती हैं, लेकिन वो मुद्दे राजस्थान के चुनाव से सीधे ताल्लुक नहीं रखते। तो राजस्थान के चुनाव से सीधे ताल्लुक रखने वाले मुद्दों पर जब आप वीडियो बनाएंगे, जो भाजपा ने बनाए भी हैं, उन वीडियो को बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन उसकी बजाय अब उसका फोकस ऐसे मुद्दों पर हो गया है जो मुद्दे राष्ट्रीय हैं, हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान राजस्थान स्पेसिफिक है, राजस्थान के लिए विशिष्ट राजस्थान के खास मुद्दे नहीं है। तो सभी जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय टीम है गई हुई है चुनाव प्रचार का प्रबंधन करने के लिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तो वो टीम के लोगों से जब वहां के स्थानीय नेता मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, तो वो कहती है देखिए हम लोग तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आए हैं,
तो एक तरह से इन चुनावों को भाजपा एक लोकसभा के रिहर्सल के तौर पे देख रही है। इन चुनावों को जीतने में भाजपा की कोई रुचि नहीं है खास। अगर जीत जाते हैं इस प्रक्रिया में तो अच्छी बात है, जीत जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी जीतते हैं तो वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी का सबब नहीं होगा। अगला प्रश्न जो है वो राज्यपालों की भूमिका से संबंधित है, क्योंकि आजकल इसकी बड़ी चर्चा है कि जो तमिलनाडु की विधानसभा है उसने फिर से कुछ ऐसे कानूनों को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा है जिसे राज्यपाल ने पहले अपने पास रख लिया था, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर काफी नाखुशी जताई, पर वो स्थिति ज्यों की तो बनी हुई है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस तरह की गतिविधि करके भारतीय जनता पार्टी को क्या हासिल हो सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं या उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं। वो तो उनकी स्पष्ट और अघोषित नीति है, ऐसी नीतियां घोषित नहीं की जाती, उनकी स्पष्ट नीति है। देखिए, जो पार्टी डबल इंजन की सरकार का नारा लेकर राज्यों का चुनाव लड़ती हो, इस डबल इंजन की सरकार के नारे के पीछे एक छिपी हुई धमकी है कि अगर केंद्र सरकार का सहयोग, उसका आशीर्वाद और उसकी सक्रिय मदद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताइए। अगर आप चुनाव में नहीं जिताएंगे तो जिस पार्टी को जिताएंगे उसकी सरकार हम चलने नहीं देंगे। ठीक है, आपने वोट दे दिया, बढ़िया बात है, लेकिन राज्यपाल तो हमारा बैठा हुआ है। राज्यपाल के जरिए हम उस सरकार के कामकाज में बहुत से अड़ंगे लगाएंगे। देखिए, केवल पंजाब में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बना सके या चुनाव जीत सके। अब तक अकाली दल से समझौता होता है तब उसकी कुछ हैसियत बनती है। भाजपा पंजाब की मुख्य पार्टी नहीं है, लेकिन वहां के राज्यपाल पंजाब सरकार के कामकाज में अड़ंगे लगा रहे। आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, फिर भी वहां के राज्यपाल वहां की सरकार में अड़ंगे लगा रहे हैं। केरल में भी यही स्थिति है। केरल की अब वहां पे द्रमुक की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केरल में सीपीआई-एम की सरकार है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की अघोषित नीति है कि वो विपक्ष की किसी भी पार्टी की सरकार नहीं चलने देंगे। और इसी तरह का एक उदाहरण आजकल दिल्ली में भी चल रहा है, और मैं आपसे दिल्ली की राजनीति की वर्तमान स्थिति को थोड़ा समझना भी चाहूंगा कि अभी जो यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनके खिलाफ एक रपट दिल्ली सरकार ने दिया, जिसको मानने से दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। और फिर बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में भी डाला गया तो उसको कोई चिंता की बात नहीं है, और वो लोग पूछेंगे लोगों से कि सरकार जेल से चलानी चाहिए या नहीं। तो दिल्ली की इस राजनीतिक गतिविधि को हम कैसे समझें, उसको उसके दिल्ली में क्या तो समझना? दिल्ली में तो स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है, और फिर भी ये भी अघोषित नीति है कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नेस्त नाबूद कर देंगे। उस नेस्त नाबूद करने के हमारे पास बहुत सारे हथकंडे, तो वो उन हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग नई परख के मंच पे इन बातों की चर्चा कर चुके हैं, आगे भी इस बात पे अलग से भी चर्चा की जा सकती है। अगर आप दिल्ली में जो चुने गए प्रतिनिधि हैं एक एक करके उनको जेल भेजते रहेंगे, ऐसे मामलों में जिनके साथ अभी टीवी चैनल भी तथाकथित लिखते हैं, जैसे शराब घोटाले को कई टीवी चैनल लिखते हैं तथाकथित शराब घोटाला, यानी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि शराब घोटाला है ये, उसको लोग अभी ठीक से घोटाला मानने से भी परहेज कर रहे हैं बहुत से लोग। तो ऐसी स्थिति में तथाकथित शराब घोटाले में पहले आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही जेल में थे उन मामलों के तहत जब वो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे, उस वक्त के मामलों के तहत वो जेल में पड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन। और अब फिर संजय सिंह को आपने जेल में डाल दिया। क्यों जेल में डाल दिया? क्योंकि वो उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री का बड़ा मुखर विरोध किया था। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो क्या इससे दिल्ली की राजनीति काफी अस्थिर होने की संभावना है आने वाले दिनों में? कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब किसी पार्टी का सुपरिभाषित और स्थापित नेतृत्व कानून इस तरीके से सीन से नजारे से हट जाएगा तो उस पार्टी के सामने संकट तो पैदा होगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी संकट का सामना नहीं कर पाएगी या उसके पास नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की दूसरी कतार नहीं है। उनके पास दूसरे लोग हैं जो पार्टी का नेतृत्व करेंगे संकट की स्थिति में। और आम आदमी पार्टी जब ये जनमत संग्रह करवा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो क्या जेल में रहकर वो मुख्यमंत्री बने रहें, इसका सीधा मतलब है आम आदमी पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। इसके लिए वो पेशबंदी कर रही है और पूरी तैयारी कर रही है, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए।
एक आखिरी सवाल एक छोटी-सी घटना से संबंधित है, जो कि हमारे आस-पास, खासतौर पे दिल्ली में आस-पास जो निजी विश्वविद्यालय खुले हैं, उनसे संबंधित है। अचिन विनायक जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं, उन्होंने जिंदल लॉ स्कूल में एक भाषण दिया और उसके बाद उनसे ये कहा गया वहाँ से चिट्ठी लिखकर कि आप अपने भाषण के कुछ अंशों पर अफ़सोस ज़ाहिर करें लिखित रूप से, जिसमें उन्होंने जो इज़राइल थी, उसको इज़राइल की जो स्थिति है, उसकी तुलना हिंदुत्व की राजनीति से की। क्योंकि दोनों उनका मानना था कि मुसलमानों से नफ़रत पर आधारित हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा लगता है कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि इसके पहले अशोका यूनिवर्सिटी में भी एक मामला हुआ था, वो ज़्यादा अलर्ट हैं इस बात को लेकर कि कहीं से कुछ ऐसा ना हो कि सरकार नाखुश हो जाए, और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा हनन करता है? देखिए, अचिन विनायक का मामला जो है, उस मामले को की खबर मैंने भी पढ़ी है और उसमें मुझे चीज सबसे दिलचस्प ये लगी, अचिन विनायक ने अपने व्याख्यान में कहा कि जियनवाद, जो कि इजराइल की विचारधारा है, वो मुसलमान विरोधी विचारधारा नहीं है। लेकिन भारत में जो हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने मुसलमान विरोधी विचारधारा के रूप में चिन्हित किया। विश्वविद्यालय को दिक्कत इस बात में है, विश्वविद्यालय ने उनसे जो जवाब तलब किया है, उसमें कहा है कि ये तो आपने ठीक कहा कि जियनवाद मुसलमान विरोधी विचारधारा नहीं है, लेकिन ये बात आपने गलत कही, ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी। अगर मुझसे कहा जाए, मुझे व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाए, तो मैं भी यही बात कहूंगा। किसी भी व्यक्ति को अगर जियनवाद अनिवार्यता कोई इस्लाम विरोधी या मुसलमान वाद विरोधी विचारधारा नहीं है। यहूदी जो है, यहूदी, ईसाइयत, ईसाई, यहूदी और इस्लाम, ये तीनों ही अब्राहमी धर्म है। इन तीनों के जो मूल मजहबी ग्रंथ हैं, वो एक से हैं। तीनों एक ही तरह के फरिश्तों में विश्वास करते हैं। तो इनमें ये एक दूसरे के उस तरीके से विरोधी नहीं हो सकते। मतलब उनमें राजनीतिक दृष्टि से विरोध है, लेकिन वैसा विरोध नहीं है जो एक धर्म का दूसरे धर्म से विरोध होता है। लेकिन भारत में हिंदुत्ववादी विचारधारा है, वो तो मुसलमान विरोध के आधार पर ही पनपती है। इसके अलावा हिंदुओं की गोलबंदी, हिंदुओं की प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी, वो मुसलमानों का विरोध करके ही करते हैं। चुनाव दर चुनाव ये बात सामने दिखाई पड़ती है। जिंदल विश्वविद्यालय इस बात से उनसे अफसोस जाहिर करवा लेगा तो उससे क्या होगा? ये असलियत तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन ये बात भी लगती है कि निजी विश्वविद्यालय थोड़े ज्यादा सहमे हुए रहते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि सरकार नाखुश हो जाए। देखिए, निजी विश्वविद्यालयों में क्या, उनकी बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है और वो सरकार के विरोध में नहीं जा सकते। जो मौजूदा सरकार है, अगर वो उस सरकार के जो नाजुक पहलू हैं, उन नाजुक पहलुओं का अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर उन्हें बहुत मुश्किल होगी। निजी विश्वविद्यालय एक निजी टीवी चैनलों की तरह है, वहां बहुत बड़ी पूंजी लगी रहती है। निजी टीवी चैनल सरकार का विरोध नहीं कर सकते। तो आप निजी विश्वविद्यालयों से कोई उम्मीद मत कीजिए कि वो ऐसा कर पाएंगे। देखिए, विश्वविद्यालयों की दुनिया और उनमें काम करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्रोफेसरान हैं, चिंतक हैं, शोधकर्ता हैं, दिक्कत की बात यह है कि अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, तो सरकार उन्हें जब विरोध की एक गुंजाइश देती है, तब वो विरोध कर पाते हैं। अगर सरकार बहुत ज्यादा बोतल के ढक्कन को बहुत ज्यादा कस के बंद करेगी, तो धीरे धीरे वो विरोध करने की गुंजाइशें समाप्त हो जाएंगी। फिर कोई अगर विरोध करेगा तो उसकी कीमत चुकाने के लिए उसको तैयार रहना होगा। तो अभी भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्हें पिछले जमानों में विरोध की राजनीति करते रहे हैं। तो वो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन बहुतों के सिर के ऊपर गिरफ्तारी की, एफआईआर दर्ज हो जाए, इस सब का खतरा तलवार लटकती रहती है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप हमसे नियमित रूप से जुड़ें और नई परख चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।